सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पे। टू बी प्रिसाइज 1006, ठीक है। टू बी प्रिसाइज 1006। तो थैंक यू जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वैल्यू दे सकूँ जिसके लिए तुम लोग सब्सक्राइब किए हो। बाकी चैनल की तरह तो मैं वीडियो नहीं बनाता कि ये कॉलेज का रिव्यू दे दूँ, वो कॉलेज का रिव्यू दे दूँ, ये सब मैं नहीं करता, ठीक है ना। एक कॉलेज का मैंने रिव्यू दिया था, क्यों? क्योंकि उसके बारे में मुझे बेहतर पता था, तो इसी वजह से मैंने उसका डिटेल रिव्यू दिया था, ठीक है। बाकी कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उतना डिटेल रिव्यू मैं नहीं दे सकता। हाँ, जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मैं कंटेंट इतना लेट क्यों बना रहा था। देखो यार, लास्ट वीडियो मैंने 1 मंथ पहले बनाया था, ठीक है। इसके बाद मैं शिफ्टिंग में बिज़ी था। इसके बाद मैं शिफ्टिंग में बिज़ी था। मैं अब फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। मैं फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी था शिफ्टिंग वगैरह में। तो हाँ, अभी मुझे टाइम मिला है। अभी भी एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है ना। अभी रात के 1 बज रहे हैं, बट ठीक है, मुझे किसी भी कीमत पे आज जो वीडियो रिकॉर्ड करना था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब देखो, कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बट हाँ, मुझे पता नहीं अचानक से कुछ ये क्वेरी आने लगी कि हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ है, और मुझे पता है किस कॉलेज में हुआ है ये चीज़। और भी कुछ कॉलेजेस में होता है ये चीज़। किस कंपनी में हुआ है ये भी मुझे पता है, बट वही बात है कि मैं किसी कॉलेज का नाम, किसी कंपनी का नाम वैसा लूँगा नहीं। बट हाँ, तुम लोग चीज़ों को समझ जाओगे क्या है क्या नहीं, तो ठीक है। तो देखो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार, मेरा लैपटॉप भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। मेरा लैपटॉप भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। इसी वजह से मुझे कुछ नए टूल यूज़ करने पड़ रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो या तो देखो, सबसे पहले जो ये हमारा थंबनेल है, ठीक है ना। सबसे पहले जो ये हमारा थंबनेल है, तो ये वाली चीज़ किसी ने मेरे से पूछी, तो मैंने पूछा कि तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो फिर उसने बताया कि हाँ, ये कंपनी है, ये हमारे कॉलेज में आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतने लोगों को लेके जा रही है। तो उसका क्वेश्चन एक और था कि क्या ये चीज़ होने से, मान लो कि कोई एक्स वाई जेड कॉलेज है। अब मान लो कि उस कॉलेज में इस तरह का कंपनी आती, इस तरह का कोई कंपनी आती है जो इतना लाख सीटीसी ऑफ़र कर रही है, ठीक है। तो क्या मीडियन प्लेसमेंट शूट अप होगा? तो ऑब्वियसली होगा ना। ऑब्वियसली होगा। अब देखो, फिक्स्ड है 8 से 9 लाख मान लो। तो 8 से 9 लाख फिक्स्ड है, तो कंपनी को सही मायने में पैसा इतना ही देना है एम्प्लॉय को। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बल्क हायरिंग कर सकती है, ठीक है। मान लो 10-12 भी ले जाती है, मान लो 10-12 कैंडिडेट भी ले जाती है, तो ऑब्वियसली यार, इन लोग क्या दिखाएंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है, बहुत सारे वीडियो में, कि कॉलेज कभी भी तुमको फिक्स्ड का डेटा नहीं बताता अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में, ठीक है ना। कॉलेज तुमको मेजॉरिटी टाइम्स ये वाला डेटा दिखाता है। तुमको मेजॉरिटी टाइम्स ये वाला डेटा दिखाता है। तो जब ये वाला डेटा दिखाएगा तुमको कॉलेज, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट रिपोर्ट में शूट अप करेगा, प्लेसमेंट्स हाई दिखेगा, ठीक है ना। जो तुम्हारा मीडियन ऑब्वियसली 12-13 था, वो थोड़ा सा शूट अप करके 15 हो सकता है पहुंच जाए। तो ये काफ़ी सारे कॉलेज में होता है, स्पेशली टायर टू में। स्पेशली टायर टू में, ठीक है ना। टायर वन में भी होता है कभी कभी, बट इतना डिफरेंस तो नहीं होता है, ठीक है ना। टायर वन में भी होता है ये चीज़, क्योंकि अब मुझे एमबीए डोमेन का तो नहीं पता एग्जैक्टली exactly, बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है माइक्रोसॉफ्ट में। मैंने काफ़ी लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों को देखा है माइक्रोसॉफ्ट में। तो मान लो इनका भी पैकेज मान लो 40 लाख दिखाते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, मतलब 40 लाख में से तुमको पर मंथ अगर मैं बोलूँ तो 1.5 लाख के 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास मिल जाता है। तो इनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये वाला केस नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों सिमिलर नहीं है, बात करेंगे वीडियो में आगे, बट ये दोनों चीज़ सिमिलर नहीं है। तो वही मैं बोल रहा था कि ये काफ़ी सारे कॉलेज में होता है। अगर एमबीए में भी बात करो तो एमबीए में भी होता है, ठीक है ना। एमबीए डोमेन में भी होता है, बट इतना डिफरेंस नहीं होता। इतना डिफरेंस बस टायर टू कॉलेज में होता है। टायर वन कॉलेज में मुझे नहीं लगता इतना डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है क्या नहीं, और कितना इन हैंड आता है इसमें, ठीक है ना। तो फिर उस पर बात करते हैं।
तो देखो, सबसे पहला चीज़ है व्हाट काइंड ऑफ रोल्स। व्हाट काइंड ऑफ रोल्स, तो देखो रोल्स हमेशा तुमको इसमें जो भी मिलता है इस तरह के पैकेज में, उसमें सेल्स कहीं ना कहीं छुपा रहता ही है। इसमें सेल्स कहीं ना कहीं छुपा रहता है। रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, ठीक है ना, ये भी सेल्स बेस्ड है। डेप्यूटी मैनेजर हो गया जो बैंक में रहता है, ये देखो किसी भी फाइनेंशियल फर्म में रह सकता है रिलेशनशिप मैनेजर, बट डेप्यूटी मैनेजर तुम्हारा मेजोरिटी केस में बैंक्स में रहता है, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी एक रोल है। अब ये कौन सा रोल है? देखो तुम लोग एक सुने होगे बाईजूस में एक बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट करके एक रोल होता था। बाईजूस में एक बीडीए करके रोल होता था, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब इसका काम ऐसा होता था कि इसको पेरेंट्स को कॉल करना पड़ता था और सेल्स जनरेट करना पड़ता था, ठीक है। और जितना सेल्स जनरेट किया उस हिसाब का इसका पैकेज था। फिक्स्ड एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट इसका कुछ 8 लाख का सीटीसी बनता था, ठीक है ना। 8 लाख का सीटीसी बनता था। तो हाँ, इस टाइप के रोल्स में तुम्हारा सेल्स रहता है। फिर एक और चीज़ आ जाता है स्टार्टअप्स। देखो इस तरह का डिफरेंस तुमको स्टार्टअप्स में भी कभी कभी देखने को मिलेगा, बट ये थोड़ा सा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि 8 लाख फिक्स्ड है और बाकी का जो है वो तुम्हारा वेरिएबल है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे तुमको स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिसको ईसॉप्स कहते हैं। यहाँ पे तुमको स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो अगर कंपनी बड़ी होती है तो तुम अपना स्टॉक्स को इनकैश करवा सकते हो, तो यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा मैं कि ज़्यादा रहता है, बट हाँ स्टार्टअप्स में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 2-4 जगह ये वाला रोल तुमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये 2-4 रोल में तुमको ये वाला रोल, मतलब ये सेल्स वाला चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक थंब रूल मैंने दिया है यहाँ पे, कैसे डिसाइड करें कि रोल में सेल्स है कि नहीं है। मान लो कि तुमको पता करना हो कि मेरे रोल में सेल्स है कि नहीं है, तो कैसे पता करें? तो देखो, तुम्हारा जो भी पैकेज है वो जो टोटल सीटीसी है उसका, अगर उस टोटल सीटीसी का फिक्स तुम्हारा अगर 20 से 30% ही है, ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा टोटल सीटीसी का जो फिक्स्ड है वो 20 से 30% है, तो तुम समझ लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवली सेल्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवली सेल्स है, ठीक है। अगर तुम्हारा फिक्स्ड 70 से 80% है तुम्हारे टोटल सीटीसी का, तो यहाँ पे सेल्स नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे सेल्स है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि सेल्स है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो यार बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इतना 20 से 30% अगर तुम्हारा सीटीसी का फिक्स्ड है, तो यार बाकी का 70% कहाँ गया, 70% कहाँ गया? देखो स्ट्रक्चर अगर उल्टा होता ना, कि 70% तुम्हारा फिक्स्ड होता और 30% वेरिएबल होता, तो मैं मान लेता कि ठीक है यहाँ पे सेल्स है ही नहीं, ठीक है ना। और है भी तो बहुत कम लेवल पे, तुम्हारा मेजॉरिटी सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा वो। बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। तो ये वाला चीज़ दिक्कत करता है। मैं बताऊँगा क्या दिक्कत करता है, बट मैं बताऊँगा मुझे पता भी कैसे चला, ठीक है। देखो ये वाला चीज़ दिक्कत करता है। अब तुम अगर थंबनेल पे जाके देखो और इसका कैलकुलेट करो, तो ये लमसम उसी के आसपास आता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम करता है, ये एक प्रॉब्लम करता है। अब एक बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्या। देखो हमारे टाइम भी ऐसा होता था, मतलब एग्जैक्टली ये वाला पैकेज तो नहीं था, बट हाँ हमारे टाइम भी ये सब चीज़ थोड़ा बहुत होता था। तो मेरे को किसी ने क्या कहा कि मजाक मजाक में ही, कि बाई चांस अगर ऐसी कंपनी में प्लेसमेंट होती है, तो हम जो दुनिया रहती है, मतलब जो रिलेटिव वगैरह रहते हैं, उनको हम बताएंगे कि हमारा 32 लाख का पैकेज है। तो हमारा एक क्या एक टर्म होता है ना, ऑरा, हमारा एक ऑरा हो जाएगा। बट इतना बेवकूफ़ वाला बात है यार कि पैसा देखो दिखता है, ठीक है ना। जो तुम्हारा पैसा रहता है ना वो दिखता है। पैसा को ज़्यादा दिन तुम छुपा के रख नहीं सकते, अगर तुम्हारे पास है तो वो दिखेगा, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं रास्ते से दिख जाएगा। तो अगर तुम बाई चांस सबको बता भी देते हो कि मेरा 32 लाख का पैकेज है और तुमको हाथ में मिल रहा है 8, तो तुम यार कैसे ही इसको जस्टिफाई करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? तो ये सब बेवकूफ़ वाली बात है, ये सब चीज़ छोड़ो। हाँ, अब क्या 32 लाख में, मैं बताता हूँ एक चीज़ और। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि मान लो कि 32 लाख का पैकेज है, ठीक है ना, सीटीसी, और 8 लाख फिक्स्ड है, 8 लाख फिक्स्ड है, तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये दोनों का एवरेज मिलेगा,
क्या नंबर मुझे मिलेगा मेरे मंथ मतलब मंथ एंड में मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे सैलरी अकाउंट में, ठीक है। तो उस चीज़ पे बात करते हैं। देखो, तो ये वाला चीज़ मैंने बता दिया। अगर तुमको आइडेंटिफाई करना हो कि मेरे रोल में है कि नहीं सेल्स, तो तुम ये वाला क्राइटेरिया एक बार अपने में चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक नॉर्मल हेल्दी कंपनी में क्या रहता है, एक हेल्दी रोल में क्या रहता है। तो देखो, मैंने जो अपने बैच में देखा था, अगर मान लो कि 17 से 18 लाख का सीटीसी है, एक अच्छी कंपनी का मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टअप का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कंपनी का नाम पूछो तो, ठीक है। तो 17 से 18 लाख अगर सीटीसी होता है, तो एक हेल्दी कंपनी या हेल्दी रोल में या अच्छे रोल में जहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता है बिल्कुल, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या फिक्स्ड रहता है। तो ये मैंने देखा था कि 14 के आसपास यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, 14 के आसपास यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। तो 14 के आसपास फिक्स्ड रहता है, तो क्या इन हैंड निकलती है। तो देखो यार, इन हैंड यहाँ पे तुम्हारा मैं बताऊँ अगर मेरे से कंपेयर करके थोड़ा सा, तो यहाँ पे तुम्हारा मेरे को लगता है 1-10 के आसपास निकलेगा, ठीक है ना। 1-10 के आसपास निकलेगा, कुछ थोड़ा सा ऐसे ही निकलेगा, एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ इतना निकलना चाहिए, इतने पे फिक्स्ड पे। बट हाँ, अब तुम बोलोगे कि क्या वेरिएबल कंपोनेंट का थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, तो देखो हाँ यार, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, मतलब कुछ इसका भी तुम अज्यूम कर सकते हो। अब वो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, देखो स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल पे है, बोनसेस कितना है, रिटेंशन बोनस कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो देखना पड़ता है कंपनी जब जी तुम्हारा जो क्या बोलूँ उसको मैं, जब तुम्हारा सैलरी स्लिप आता है या तुम्हारा जो ऑफ़र लेटर आता है, सॉरी, जो तुम्हारा ऑफ़र लेटर आता है, ऑफ़र लेटर में ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑफ़र लेटर में मेंशन रहती है। तो हाँ, वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। तो ये मैं बता रहा था तुमको कि जो भी एक हेल्दी कंपनी रहती है, जो हेल्दी रोल रहता है, जहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व नहीं रहता है, वहाँ पे ये वाली चीज़ तुमको देखने को मिलती है कि अगर फिक्स तुम्हारा सीटीसी तुम्हारा 17 से 18 लाख है, तो तुम्हारा फिक्स्ड इतना होना चाहिए। 13 भी फिक्स्ड है तो भी अच्छा है, 14 भी फिक्स्ड है तो भी अच्छा है, 15 भी फिक्स्ड है तो अच्छा ही है। मतलब जितना इस नंबर के क्लोज जाते जाओगे उतना बेहतर है। अब वही एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि जितना क्लोज जाओगे उतना बेहतर होता है। तो बेसिकली अगर मैं एक चीज़ को समराइज़ करूँ यहाँ पे, तो 32 लाख का जो सीटीसी है, देखो डिटेल्स में देखेंगे कि कितना इन हैंड आएगा कितना आएगा, वो सब तो देखेंगे ही, बट एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बोला था कि 18 लाख फिक्स्ड है, मतलब सीटीसी है, सॉरी। तो 32 में से अगर तुम्हारा 8 फिक्स्ड है और 18 18 में से अगर तुम्हारा 14 फिक्स्ड है, तो मैंने क्या बोला, जितना ये नंबर क्लोज रहेगा उतना बेहतर रहता है। तो ये नंबर देखो कितना फार है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बेहतर चीज़ नहीं है। अब कॉलेज ऐसा क्यों करती है या कंपनी ऐसा क्यों करती है, तो देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। देखो, कंपनी ऐसा इसीलिए करती है, कॉलेज का तो तुमको पता ही है, मतलब कंपनी ऐसा क्यों करती है। कंपनी ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि ये एक तरीका है जिससे कंपनी एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढ सकती है। अच्छा एम्प्लॉय इन द सेंस की जो सेल्स में बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, जो सेल्स में बहुत अच्छा हो। और एम्प्लॉय के लिए ये फ़ायदा रहता है कि अगर वो इस टारगेट को मीट करता है, तो इस पैकेज पे पर मंथ 2 लाख से ऊपर भी सैलरी निकल जाएगी, अगर वो सारा टारगेट को मीट करता है, बहुत हेवली सेल्स करता है तो। बट क्या ये पॉसिबल है, तो बात करेंगे उस पर वीडियो में आगे, ठीक है। अब कॉलेज ऐसी कंपनी को क्यों बुलाती है, तो ये तो तुमको रीज़न यार पता ही होगा, अगर मेरी वीडियो को तुम प्रॉपरली देखते हो और इस वीडियो को भी अभी तक तुम सुने हो, तो तुमको पता होगा कि कॉलेज फिर क्यों इंटरटेन करती है इस टाइप के कंपनी को या इस टाइप के रोल्स को। तो ऑब्वियसली रीज़न बस एक ही है, मीडियन पैकेज को बढ़ाना। मीडियन पैकेज को बढ़ाना क्या होगा इससे, तो इसका आंसर यार तुम ही बता पाओगे। अगर तुम्हारे इस बैच का, मान लो कि कोई एक्स बैच है, अगर उसका मीडियन पैकेज हाई है, तो जो कल आने वाला बैच है, ठीक है ना, जो X+1 जो बैच आने वाला है, तो इसको ऑब्वियसली ये वाला नंबर दिखेगा ना कि यार मीडियन बढ़ा हुआ है। अब जब तक ये इंसान जो X+1 बैच में एडमिशन ले रहा है, अगर ये जब तक अच्छे से रिसर्च नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो फंस जाएगा ना कि मीडियन पैकेज यार हाई है, चलो ले लेते हैं एडमिशन। और तो वही चीज़ है, ठीक है ना, यही चीज़ है। कॉलेज वगैरह का नाम नहीं लेते हैं, बट हाँ यही चीज़ है। और कॉलेज का थोड़ा सा रेपुटेशन बना रहता है पहले से, तो बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। ऊपर से मार्केट डाउन है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, प्लेसमेंट्स ढंग का हो नहीं रहा है, बहुत सारे कॉलेज में इशू आ रहा है। कल भी मेरे पास एक डेटा आया था, अब पता नहीं वो डेटा रेडिट से आता है, ठीक है ना, वो डेटा रेडिट से आता है सारे कॉलेज में, मतलब IIM
या जो भी टायर 2 कॉलेज टाइप का है, सारे कॉलेज में एक डेटा आता है कि कितने लोग अनप्लेस्ड हैं, ठीक है ना, वो डेटा था। तो एक कॉलेज मैंने देखा था, कल कल ही आया था वो डेटा, IIM अहमदाबाद का। यहाँ पे अनप्लेस्ड लोग ज़ीरो हैं, ठीक है, अनप्लेस्ड लोग ज़ीरो हैं। और बाकी कुछ IIMs में दिक्कत था, मतलब मैंने देखा कुछ 15 नंबर 30, मतलब ऐसे लोग अनप्लेस्ड हैं कुछ कुछ IIMs में। तो ये चीज़ मैंने देखा था। अब वो डेटा अभी फ़िलहाल तो नहीं है मेरे पास इंस्टाग्राम पे वो, बट हाँ ये चीज़ मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों कॉलेज ऐसी कंपनी को इंटरटेन करती है, और कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो एक हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सके। और अगर वैसा ही एम्प्लॉय उनको मिल जाता है और एम्प्लॉय भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो हाँ उसकी सैलरी फिर पर मंथ 2 लाख से ऊपर निकल जाती है। ये नंबर मैं दिखाऊंगा अभी कैसे मैंने कैलकुलेट किया। ये नंबर मिलता है उनको, ठीक है, अगर परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं तो, परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं तो। बट क्या एक जनरल सिनेरियो में होता है ये सारी चीज़ें? क्या एक जनरल सिनेरियो में ये 2 लाख पर मंथ मिलता है उनको? तो नहीं, नहीं मिलता है, ठीक है ना, टू बी फ्रैंक नहीं मिलता है। मुझे कैसे पता? देखो कुछ दिन पहले एक मतलब मेरी बात एक से हो रही थी, ठीक है ना, वो मेरे बैच का ही है, वो डेप्यूटी मैनेजर है, ठीक है। अब डेप्यूटी मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर में क्या डिफरेंस रहता है? देखो दोनों सेल्स ओरिएंटेड ही है, दोनों सेल्स ओरिएंटेड है। डिफरेंस क्या आता है कि रिलेशनशिप मैनेजर तुम्हारा सारे फाइनेंशियल फॉर्म में हो जाता है, सारे फाइनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, और भी फॉर्म्स में तुम्हारा रिलेशनशिप मैनेजर होता है। बट जो डेप्यूटी मैनेजर है ये तुमको मेजॉरिटी तुम्हारा बैंक्स में ही रहता है बस, ठीक है ना, बैंक्स में ही रहता है। डेप्यूटी मैनेजर को बेसिकली मैनेजर रहता है ये, और इसको कस्टमर डीलिंग करनी पड़ता है, मतलब कस्टमर हैंडलिंग करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम बैंक में मैनेजर हो, ठीक है, तो जो कस्टमर तुम्हारे बैंक में आएंगे, जो भी कस्टमर तुम्हारे बैंक में आएंगे FD खुलवाने, ठीक है, या लोन लेने, तो तुमको बेसिकली ये सब काम में डील करना पड़ेगा डेप्यूटी मैनेजर में। बट जो रिलेशनशिप मैनेजर है, इनके पास क्लाइंट्स रहता है, थोड़े बड़े क्लाइंट्स हो गए, तो ये क्लाइंट्स की चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला चीज़ रहता है। कौन सा ज़्यादा, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि कौन सा ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड रोल है, कौन सा ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड रोल है, तो ये रिलेशनशिप मैनेजर रहता है। यहाँ पे सेल्स टारगेट ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा सुनने में आया कि ये रोल में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं बताऊंगा डिप्टी मैनेजर का भी कुछ चीज़ें, सो दैट कि तुम रिलेट कर पाओ, सो दैट कि तुम रिलेट कर पाओ। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है स्ट्रक्चर, जो मैं बोल रहा था ना कि मैं दिखाऊंगा स्ट्रक्चर तुम लोगों को। तो ये है कुछ स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है स्ट्रक्चर। तो मान लो कि तुम्हारा 30x के आसपास का कुछ CTC है, ठीक है, तो उसका ब्रेकअप क्या होगा, किस तरीके से उसका ब्रेकअप होगा? तो देखो फिक्स सैलरी तुम्हारी, ये मैंने जो अज्यूम किया था, जो तुम लोगों ने ही मुझे नंबर दिया है, ठीक है, तो फिक्स सैलरी तुम्हारा इतना है, तो पर मंथ उसका तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब देखो परफॉर्मेंस बोनस, अब यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस बोनस, तो यहाँ पे ये नंबर तुमको, देखो ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कैसे ऊपर नीचे? अब मे बी तुम्हारा कंपनी तुमको यहाँ पे 12 लाख दे, ठीक है, और यहाँ पे तुमको 6 लाख दे, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, टू बी प्रिसाइज कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बट हाँ नंबर्स कुछ ऐसे ही रहेगा, नंबर्स कुछ ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ये कहा अभी कि मान लो कि परफॉर्मेंस बोनस में तुम्हारा कंपनी तुमको 12 लाख बोल रही हो, और सेल्स और इंसेंटिव कमीशन पे यहाँ पे तुमको 6 लाख ही बोल रही हो, तो ठीक है, तब भी बराबर ही हो गया। तो ये थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे अलग अलग हो सकता है, बट चीज़ें ऐसे ही काम करती है। तो देखो परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे तुम्हारा 10 लाख दिखाता है, ठीक है। अब 10 लाख में जो तुम क्या चाहते हो, तुमको क्या लगता है कि मिलेगा इतना? नहीं मिलता। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूँ? कोई बैकिंग है मेरे पास ये बोलने का? तो देखो मैं बता देता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा बोला। और उसको सुन के यार मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था कि यार ऐसा होगा कैसे। तो मैं बता देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो तुम लोगों को पता होगा प्रोबेशन के बारे में, मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोबेशन पे, अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है ना। कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारा प्रोबेशन। अब देखो यार थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे, तो थोड़ा वर्ड इधर उधर हो रहा है, बट ठीक है। देखो ये प्रोबेशन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जाके देखना। अब बात क्या है, अब मैंने क्यों बोला कि वो टारगेट मीट होता है कि नहीं होता है, क्यों मैं वो बोल रहा हूँ। तो मेरी जब इस लड़के से बात हो रही थी,
जो डिप्टी मैनेजर है, ठीक है ना, उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारा प्रोबेशन ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला हाँ यार, मेरा 6 मंथ्स का प्रोबेशन था, मेरा ख़त्म हो गया। तो सेम क्वेश्चन मैंने उससे भी पूछा कि तुम्हारा क्या है। तो बोल रहा है भाई तुम सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला क्या। तो बोल रहा है कि जब तक मैं 8 करोड़ का सेल्स ना करूँ, अब हो गया नंबर स्टार्ट बड़ा बड़ा, जब तक मैं 8 करोड़ का सेल्स ना करूं तब तक मेरा प्रोबेशन ख़त्म नहीं होगा। उसने ये लाइन बोली कि जब तक मैं 8 करोड़ का सेल्स ना करूं मेरा प्रोबेशन ख़त्म नहीं होगा। अब 8 करोड़ का सेल्स मतलब से तुम क्या समझते हो? देखो 8 करोड़ का सेल्स मतलब ये नहीं होता। देखो ऑब्वियसली अगर तुम बैंक में हो और सेल्स रोल है तो तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको घर घर जाके एक्वागार्ड प्योरिट बेचना है, नहीं, वो सेल्स नहीं है यहाँ पे। सेल्स, बैंक का बिज़नेस क्या है, ठीक है ना, बैंक का बिज़नेस क्या है, लोन देना। बैंक का बिज़नेस है लोन देना, एफडी खुलवाना। तो ये सब चीज़ बैंक करती है। तो अगर तुम डिप्टी मैनेजर हो तो तुमको बेसिकली यही करना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, एफडी खुलवाना पड़ता है, ठीक है ना, आरडी खुलवाना पड़ता है। तो बेसिकली तुमको बैंक के पास पैसा लेके आना है, ठीक है ना। तो बैंक के पास पैसा लेके आना है, या तो एफडी से लेके जाओ या तो तुम लोन लो, बैंक का बिज़नेस बढ़ाओ, ठीक है, बैंक का बिज़नेस बढ़ाओ। तो बेसिकली ये है। तो जो 8 करोड़ का नंबर है, जो 8 करोड़ का नंबर है, तो तुम उसको क्या करोगे, लोन दोगे। ये बेसिकली यही चीज़ होगा। अब लोन में कैसा, कार लोन, होम लोन, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे यार प्रॉब्लम क्या है, बैंक में मैं बैठा हूँ, अगर मैं बैंक में बैठा हूँ तो सेल्स तो करना है मुझे, मतलब कुछ तो काम करूँगा मैं, तो मैं लोन दूंगा। तो देखो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है, सही बात है कि बैंक में तुम बैठोगे काम करोगे तो काम में क्या आएगा, काम में तुमको लोन ही दोगे, क्योंकि बैंक का बिज़नेस वही होता है। पर तुम एक चीज़ को समझो, मान लो कि तुम एक XYZ बैंक में हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक टारगेट है 8 करोड़ का। अब इस बैंक में ऐसा तो नहीं है कि बस तुम ही एक एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और ये उस बैंक के अलग अलग एम्प्लॉई हैं, ठीक है, इनके पास भी 8 करोड़ का टारगेट होगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। अब मान लो कि तुम एक टाउन में रहते हो, पुणे एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये पुणे में ये वाला एक XYZ बैंक है। अब क्या लगता है तुमको कॉमन सेंस कि इस शहर में, इतना बड़ा शहर है ये, क्या एक ही बैंक होगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी है, यहाँ पे SBI भी है, HDFC भी है, सिटी यूनियन भी है, कोटक महिंद्रा भी है, ठीक है ना, IDFC भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। यार बहुत बैंक है, मतलब ऐसे तो मैं शेयर मार्केट में दिन भर बैठे ही रहता हूँ, तो मुझे तो, मैं तो नाम ही लिख दूँ पूरा। पर ठीक है, कहने का मतलब था कि बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है ना। अभी तो कैनरा बैंक, वैनरा बैंक मैंने लिखा भी नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने नाम भी नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोलूँ मैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, NBFCs, बजाज फाइनेंस वगैरह को मैंने जोड़ा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत है। तो अब तुम सोचो कि मान लो कि एक कस्टमर है, मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे लोन चाहिए। तो तुम समझ रहे हो मेरे पास कितना सारा ऑप्शन है, कितना सारा ऑप्शन है मेरे पास। तो ये यहीं पे सेल्स जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है अमंग बैंक, और बैंक ऑब्वियसली एक बड़ी एंटिटी है। तुम बैंक के अंदर काम करोगे तो कंपटीशन तुम्हारे लिए बढ़ेगा कि यार मैं कैसे सेल्स करूँ, समझ रहे हो, मैं कैसे सेल्स करूँ। एक तो तुम्हारा कंपटीशन होगा तुम्हारे एम्प्लॉयज़ से जो कि यहाँ पे थे, तुम यहाँ पे थे और तुम्हारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे थे। एक तो कंपटीशन होगा इनसे, ठीक है ना, क्योंकि तुमको क्या लगता है हर लोग का अपना सेल्स टारगेट है, या हर ब्रांच का अपना सेल्स टारगेट होगा, ठीक है। तुम एक ब्रांच में बैठे हो, पुणे में कितना ब्रांच होगा तुम्हारे पर्टिकुलर बैंक का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से जब तुम यहाँ से जीतना स्टार्ट करोगे तो ये बैंक्स एंट्री में आ जाती है, ठीक है ना, और भी जो फाइनेंशियल फॉर्म है। और ये बैंक के बीच अंदर अंदर भी बहुत सारा कंपटीशन है सेल्स को लेके, क्योंकि सबको एट द एंड कस्टमर चाहिए, और कस्टमर यार कितना लेगा। और दूसरी बात देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट अभी डाउन है, ठीक है ना, मार्केट डाउन है, लोगों के पास हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल मार्केट ऐसे ही क्रैश कर रहा है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोग खर्चा करना चाहते नहीं हैं, ठीक है ना, लोग खर्चा करना चाह नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के कोई लोन लेता है। अब लोन अगर तुम प्रॉपर नहीं ले रहे हो, अगर कस्टमर ही इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट से लोन लेने के लिए, ठीक है ना, तो बैंक बिज़नेस अपना कैसे करेगी। और बैंक का बिज़नेस अगर कम होगा तो वो एम्प्लॉय को प्रेशर डालती है कि तुम लोन करो, लोन करो, लोन करो। अरे भाई कैसे लोन करो, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि फिर क्या होगा। मान लो, मान लो
मान लो तुम हो ये, ठीक है। तुम क्या सोचते हो कि ठीक है यार, लोन करना है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, 9 घंटे की जगह मैं 12 घंटा काम करूंगा और मैं थोड़ा सा कस्टमर ढूंढूंगा। मैं कस्टमर ढूंढूंगा कि किसको लोन चाहिए, होम लोन या कार लोन या बाइक लोन, जो भी। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुम ढूंढोगे कस्टमर। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, तुम ऐसा सोचते हो कि ठीक है मैं पेपर वर्क थोड़ा सा लीनियंट कर देता हूँ, मैं पेपर वर्क थोड़ा सा लीनियंट कर देता हूँ, सो दैट कि जो लोन वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे अब उनको भी लोन मिल जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारे लिए नंबर तो इंक्रीज़ हो जाएगा कि चलो अब मैं इनको भी लोन दे सकता हूँ। बट बाई चांस अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं तो, बाई चांस, और होता है ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, होता है ये सब। अगर ये बाई चांस ये डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो तुम लोन दिए हो इनको, मान लो कि 50 लाख का लोन दे दिए हो, ठीक है, और बाई चांस ये डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है ना, पेमेंट्स नहीं आती है, तो फिर ये लोन हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो तुम ये थे, बट तुम्हारे ऊपर भी तो कोई है, तुम्हारा सीनियर मैनेजमेंट, तुम्हारे ऊपर भी तो है तुम्हारा सीनियर मैनेजमेंट। ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार तुम्हारा लोन डिफ़ॉल्ट कैसे हो रहा है, कैसा लोन दिए तुम, ठीक है ना, कैसा लोन दिए तुम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यार कहानी ख़त्म नहीं होती है ऐसे ही। मैं नहीं बोलता हूँ कि सेल्स कभी नहीं करना चाहिए, मतलब मुश्किल है, तुम जिससे भी पूछोगे ना उसका रिव्यू थोड़ा ख़राब ही रहता है। तो उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद अगर तुमसे तुम्हारा सीनियर मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछेगा, यार तुम लोन तुम्हारा रिकवर क्यों नहीं हुआ, मतलब तुम क्यों, तुम्हारा एनपीए हो गया लोन, तो तुम अब क्या करोगे, तुम इसके रिकवरी के लिए उस आदमी के घर जाओगे जिसने तुमसे लोन लिया था, मतलब जिसको तुम लोन दिए थे। मान लो कि ये एक वाई है, ठीक है, ये तुमसे लोन लिया था, तो अब इसके घर तुमको डेली विजिट करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ होती है, तुम लोग मजाक में मत लेना कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, होता है, ठीक है ना, होता है। ये तुमको हमेशा इसके घर पे विजिट करना पड़ेगा, इसको बार बार कॉल मिलाना पड़ेगा कि लोन रिकवर करो, लोन रिकवर करो, लोन रिकवर करो, लोन का पैसा दो, जो तुम पैसा लिए उसका ईएमआई भरो, ये वो, बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, बहुत दिक्कत है। अब तुम पूछोगे देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और है, इससे देखो तुम्हारा थोड़ा सा फाइनेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो अब तुम एक क्वेश्चन और पूछोगे कि बैंक में एक और चीज़ भी तो रहता है, अगर मान लो कि कोई लोन पे डिफ़ॉल्ट करता है, अगर मान लो कि, एक एग्जांपल है, मान लो कि कार लोन है, ठीक है, मान लो कि कार लोन पे जो ये एक्स आदमी लिया है लोन, और तुम वाई हो यहाँ पे, तुम इस एक्स को कार लोन दिए हो, ठीक है, और सपोज़ ये डिफ़ॉल्ट कर देता है, ये पेमेंट नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो तुम क्या करोगे, रिकवर करोगे, ठीक है ना, रिकवर करोगे। तो एक चीज़ तुम ये भी सुने होगे कि इसका हम ये वाला असेट बेच देते हैं और पैसा रिकवर कर लेते हैं। बट ये प्रोसेस सुनने में और बुक में बहुत ईजी लगता है, ये प्रोसेस सुनने में और बुक में बहुत ईजी लगता है, रियलिटी में ये इतने ईजी से नहीं होता। तुमको पहले 10 से 12 बार इसके कस्टमर के घर विजिट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि तुम क्यों पैसा नहीं दे रहे हो। चांसेस ये भी है कि मान लो कि 5 लाख का लोन अभी बाकी है, तो चांसेस है तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करके 3 लाख में सेटल करना पड़ेगा, ठीक है ना, 3 लाख में सेटल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लॉस वगैरह ये तुम्हारा लॉस नहीं है, ये बैंक का लॉस है। बट सेल्स जॉब में हुआ क्या, मतलब तुम इतने कहानी में क्या समझे, इतने कहानी में तुम ये समझे कि सेल्स जॉब में यार टारगेट बेस्ड जो चीज़ें रहती हैं वहाँ पे बहुत दिक्कत है, वहाँ पे बहुत दिक्कत है। फिर कस्टमर डीलिंग, देखो कस्टमर डीलिंग भी जो होता है, देखो जैसे मान लो कि मैं एचएसबीसी में हूँ, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर डीलिंग और पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, ठीक है, बट मान लो कि तुम एचडीएफसी में हो, ठीक है, और रोल तुम्हारा थोड़ा सा वैसा सेल्स बेस्ड है, तो अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा कस्टमर डीलिंग होता है, तो मान लो कि तुमको पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती है, तो कस्टमर कितने तरह के आते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं और दे के समझा दूँ, मान लो कि तुम्हारा कॉलेज नहीं, सॉरी, मान लो कि तुम्हारा प्लेसमेंट, मान लो कि प्लेसमेंट तुम्हारा हो गया है मुंबई में, मुंबई के कोई इंटीरियर में, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटीरियर में जो साइड में है, ठीक है, नागपुर बोल लो या कोई भी बोल लो, जो थोड़ा छोटा जगह है, ठीक है, या सपोज़ कर लो तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है चेन्नई में, ठीक है, अब तुम हो नॉर्थ के, ठीक है, अब मान लो मैं नॉर्थ का हूँ और मैं प्लेसमेंट मेरा है अभी एचएसबीसी में, तो एचएसबीसी में पब्लिक डीलिंग नहीं है,
HSBC में पब्लिक डीलिंग नहीं है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे HSBC में तुम हो, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर इंटरेक्शन करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करो तो इंग्लिश में काम हो जाएगा या हिंदी में भी काम हो जाएगा। बट अगर तुम्हारा प्लेसमेंट चेन्नई में हुआ है और तुम MNC में नहीं हो, किसी मतलब किसी कंपनी में हो, MNC में नहीं हो ऑब्वियसली, किसी कंपनी में हो जो बैंक है, ठीक है ना, बैंक है, और तुम्हारा रोल थोड़ा सेल्स बेस्ड है, जो वही डेप्यूटी मैनेजर टाइप का, तो तुमको यहाँ पे कस्टमर डीलिंग करनी है। अब तुम लोग में से काफ़ी लोग जो चेन्नई से होगे, तुमको पता होगा कि चेन्नई के लोग कैसे हैं, मतलब कमेंट मेरे को उस सेंस में नहीं करना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, वो तुम्हारा हिंदी एक्सेप्ट करने को तैयार है नहीं, इंग्लिश उनको आता नहीं कुछ लोगों को, क्योंकि देखो बैंक में हर लोग हर तरह के कस्टमर आते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के कस्टमर आते हैं बैंक में, तो हर लोग नहीं समझता, उतना फाइनेंशियल प्रोडक्ट का अवेयरनेस नहीं होता, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज बैरियर आएगा तो तुमको बहुत प्रॉब्लम आएगा। प्लस यही चीज़ हर स्टेट में भी है, अगर तुमको थोड़ी सी इंटीरियर पोस्टिंग मिलती है तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा और तुमको जॉब करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना, ये तुमको जॉब करने में बहुत दिक्कत होगी। सेम चीज़ बंगाल के साथ भी होगा, मतलब जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट है। अब देखो वही चीज़ है कि क्या मैं चेन्नई में मेरा प्लेसमेंट होता है, क्या मेरा प्लेसमेंट अगर चेन्नई में होता है बट वो किसी MNC में है, SC हो गया, ठीक है, या MS हो गया, किसी भी कंपनी में हुआ, किसी भी कंपनी में, बाकलेस हो गया, किसी भी कंपनी हुआ, तो क्या ये वाली दिक्कत यहाँ पे आएगी लैंग्वेज बैरियर वाली? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यार तुम इंग्लिश में बात कर पाओगे, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, समझे। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम मेन वहाँ पे आने लगता है जब पब्लिक डीलिंग आने लगती है, जब तुमको पब्लिक से डील करना पड़ता है, और पब्लिक हर तरीके की रहती है, ठीक है ना, हर तरीके की रहती है। अब कोई एक ओल्ड एज है, कोई ओल्ड एज आया है अगर तुम्हारे बैंक में FD खुलवाने, तो तुम उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी इस ओल्ड एज को तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसको इंग्लिश आएगी, ठीक है, इसको इंग्लिश आएगी, ये अपने होम लैंग्वेज में ही बोलेगा। अब तुमको उसके होम लैंग्वेज का आइडिया नहीं है तो यहाँ पे आएगी दिक्कत, और तुम इसको बोल भी नहीं सकते कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा आपका काम, नहीं कह सकते ऐसा। अगर उसका बैंक अकाउंट है तुम्हारे बैंक में तो तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, काम करना पड़ेगा। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कत हैं जो कि आती हैं, और हाँ ये प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, तो यही सब प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, यही सब प्रॉब्लम आता है सेल्स में। अभी तो मैंने सैलरी वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया है, बट हाँ ये सब प्रॉब्लम आता है सेल्स में। तो इसी वजह से जो सेल्स होता है वो थोड़ा सा इशू करता है, ठीक है। वो भी तो देखो यार, सैलरी तुमको कितनी मिल रही है, ठीक है ना, सैलरी तुम्हारा फिक्स्ड है इतना, ठीक है, तो तुम क्यों इतना टेंशन लोगे, क्यों इतना टेंशन लोगे। तो वो वाली चीज़ है, इसीलिए मैं बोल रहा था। एक होता है ना कि सैलरी तुमको मिले, देखो यार ऑब्वियसली सब जॉब में परेशानी है, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, बट वही है कि तुमको अगर पर मंथ 1.5 लाख मिलता है या 1 लाख मिलता है तो चलो ठीक है, तुम थोड़ा बहुत ले सकते हो, बट इतना यार, इतना कम में तुम क्या ही करोगे, मतलब कोई ग्रोथ नहीं, कोई वर्क कल्चर नहीं, ठीक है ना, तो मुझे सही नहीं लगता। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, हम लोग सैलरी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बीच में तुम लोगों को वो वाला चीज़ बताने लगा कि प्रोबेशन ख़त्म होने का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो हर कंपनी में ये थोड़ा बहुत अलग होगा, बट हाँ मुझे जितना पता चला वो ये 8 करोड़ का नंबर था, कि 8 करोड़ का अगर तुम टारगेट मीट करते हो तो तुम्हारा प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रोबेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस चीज़ का कि हमारे कंपनी में क्या है, या तुम जो MNC में रहोगे, मान लो कि तुम्हारा सॉचन है, मॉर्गन स्टैनली है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, HSBC है, या सिटी है, ठीक है ना, ये जो भी कंपनीज रहती हैं, JP मॉर्गन है, तो इनमें क्या रहता है, इनमें क्या रहता है प्रोबेशन का, क्या इनमें भी सेल्स रहता है? तो नहीं, रोल वैसा नहीं है ना, रोल वैसा नहीं है, तो यहाँ पे वैसा क्राइटेरिया नहीं रहता। यहाँ पे नॉर्मली तुम काम करते हो 6 मंथ ढंग से, बिहेवियर तुम्हारा सही रहता है तो तुम्हारा प्रोबेशन ख़त्म हो जाता है आसानी से। तो यहाँ पे ये 8 करोड़ 8-10 करोड़ का कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना, मेजॉरिटी केस में। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ये स्ट्रक्चर। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। देखो एक नंबर है यहाँ पे ज्वाइनिंग और रिटेंशन बोनस। ज्वाइनिंग मतलब या तो स्टार्टिंग में मिलेगा, बट स्टार्टिंग में इतना नहीं मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ अगर तुम IIM से हो, IIM से है, और अगर तुम्हारा इस तरह का पैकेज लगा है तो फिर मे बी ये ज्वाइनिंग बोनस तुमको मिल जाए, बट टायर 2 से ये ज्वाइनिंग बोनस तुमको नहीं मिलेगा,
टायर 2 से ये ज्वाइनिंग बोनस तुमको नहीं मिलेगा, मैं 90% श्योर हूँ, ठीक है ना, मैं 90% श्योर हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल के रिटेंशन बोनस भी लिखा है, तो वही है। यहाँ पे देखो फिर से लिखा हुआ है कंडीशनल ऑन टेन्योर एंड परफॉर्मेंस। वही है, अगर तुम सेल्स नहीं करोगे तो तुम्हारा बोलेंगे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इतना नहीं देंगे, मान लो कि इसका 10% दे देंगे, मान लो कि इस नंबर का 10% दे देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो वेरिएबल है ना, इसका तो वो कुछ भी कर सकते हैं कंपनी, ये फिक्स है तुम्हारा, इसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसका अगर 10% दे देंगे तो फिर क्या ही मतलब है, मैं बताऊँगा। देखो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा कि कितना एक्सपेक्टेड रहता है इस रोल में, कितना एक्सपेक्टेड रहता है इस रोल में, और ये डेटा मैंने बहुत अलग अलग वेबसाइट से निकाला है रिसर्च करके, तो तुम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, कि कितना तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय बेनिफिट ये सब देखो रहता ही है, ठीक है ना, रहता ही है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट में मान लो कि 2 लाख बोला है इन्होंने इंश्योरेंस। अब मैं अगर इस नंबर को अपने कंपनी के अकॉर्डिंग बताऊं, तो मेरा जो इंश्योरेंस है, मेरा जो इंश्योरेंस है वो हमारे कम हम हमारा कंपनी हम लोगों को 8 लाख दे रही है, ठीक है ना, 8 लाख का है। तो ये देखो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, बट हाँ ये सब चीज़ देखना पड़ता है। बट वही है ना यार कि इंश्योरेंस वगैरह तुम सैलरी में थोड़ी ना ऐड कर दोगे, ये तो तुम जब बीमार पड़ोगे तब ना, जब ऐसा कोई सीरियस इलनेस हुआ तब ना। अब ये पैसा लेने के लिए मैं बीमार थोड़ी ना पड़ जाऊँगा, तो ये सब बेवकूफ़ वाली बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा मुझे इससे मतलब होना चाहिए कि मेरा फिक्स्ड क्या है, ठीक है, मेरा फिक्स्ड क्या है। क्योंकि फिक्स्ड पता करने से होता क्या है कि इतना तो श्योरिटी के साथ आने वाला है भाई, इतना तो श्योरिटी के साथ आने वाला है, ठीक है ना। मैं बड़े बड़े सपने तो बाद में देखूंगा, बट इतना श्योरिटी के साथ आने वाला है, तो इसीलिए मैं फिक्स्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई करता हूँ। बाकी तो ये सब चीज़ चलते रहती हैं, प्रोविडेंट फंड बोनस वगैरह ठीक है, ग्रेजुएटी वगैरह ये सब तो चलो ठीक है। तो यही एक स्ट्रक्चर था। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊँगा कि अगर तुम बिल्कुल ख़राब से परफॉर्म करते हो, अगर बिल्कुल ख़राब से परफॉर्म करते हो, मतलब सेल्स ढंग का करते ही नहीं हो, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको बोलते हैं, तो क्या तुम्हारा पैकेज रहना चाहिए। तो देखो फिक्स तुम्हारा ये था, ये डिडक्शंस है कुछ। देखो अब इनकम टैक्स वाला एक नंबर है यहाँ पे, अभी जो बजट आया है नया नया, ठीक है, उसमें क्या बोला है कि 12.75 लाख तक तुमको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये ऑब्वियसली 12.75 के अंदर है, तो यहाँ पे तुमको ये टैक्स नहीं देना है, तो ये तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हाँ मुझे ये स्ट्रक्चर इंटरनेट से मिला, तो मैंने उसी तरह यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। बट हाँ ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती हैं तो करनी पड़ेंगी। तो देखो मंथली अर्निंग अगर मैं बोलूँ सब चीज़ काट पीट के, अगर टैक्स कंसिडर करते हैं तो, क्योंकि देखो पीएफ भी कटता है ना, कुछ पैसा पीएफ का भी कटता है, तो टैक्स को चलो इग्नोर करो, तो तुम्हारा यहाँ पे 55 बता रहा है, ठीक है ना, 55 बता रहा है। तो अगर टैक्स को हटा दो तो ये 3-4 हज़ार और जोड़ लो इसमें, मतलब मैक्स टू मैक्स 60 कर लो इसको, ठीक है ना। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर करते हो तुम तो तुम्हारा 60 है, बट क्या तुमको वर्स्ट केस सिनेरियो वाला सैलरी मिलेगा, सोचने वाली बात है। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि वर्स्ट केस सिनेरियो वाला तुमको मिलता है, कहीं ना कहीं तुम फॉल करते हो एवरेज कैटेगरी में, मैं बताऊंगा वो नंबर, ठीक है। अब देखो एक बार बेस्ट केस देख लेते हैं, ठीक है, एक बार बेस्ट केस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 66 तुम्हारा पर मंथ था फिक्स्ड वाला। अब देखो परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे अज्यूम मैंने किया है कि तुमको यार पूरा मिलेगा, तो अगर 10 लाख को तुम डिवाइड करते हो पर मंथ तो इतना के नंबर आता है, ठीक है। सेल्स इंसेंटिव भी तुमको इतना मिलेगा, रिटेंशन बोनस मैंने मान लिया इतना मिलेगा, तो टोटल फिर ये निकल जाता है, तुम नंबर देख लेना, 2,40,000 के आसपास। तो ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको सेल्स करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना, जिसका जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, जो बहुत मेहनत करता है, तो यार ठीक है उसको इस लेवल का सैलरी मिलता है। बट कितने लोगों को, तो देखो मुझे नहीं लगता ये नंबर मिलता होगा, ठीक है। बट हाँ इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, तो 100% लोग अगर सेल्स करते हैं तो 95% लोगों को ये चीज़ तो नहीं मिलता होगा फॉर श्योर, ठीक है ना, फॉर श्योर। हाँ 5% लोगों को मिल जाता होगा, बट यार वो 5% बनने के लिए तुमको कितना सेल्स करना है, कितने रात जगना है, कितने लोगों से नेटवर्किंग करनी है भाई पता नहीं, ठीक है ना, पता नहीं। अब तुम्हारे पास एक पर्सनल लाइफ भी तो है, तो वो भी चीज़ है, जॉब जॉब ही रहता है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है, तो वही है, यहाँ पे तुम्हारा इन हैंड थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाएगा। ये तुम्हारा टोटल अर्निंग्स था, इसमें तुम डिडक्शन वगैरह मारोगे, इनकम टैक्स वगैरह मारोगे, तो मतलब हटाओगे, तो तुम्हारा यहाँ पे इतना कुछ इन हैंड आएगा। बट क्या वर्स्ट वाला तुमको मिलेगा, तो नहीं। क्या बेस्ट वाला तुमको मिलेगा, तो नहीं। तुमको कहीं ना कहीं बीच का मिलता है, तुमको कहीं ना कहीं बीच का मिलता है, ठीक है। तो वो नंबर क्या है फिर, तो चलो उसका भी एक बार कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं।
तो देखो, मैंने जैसा बोला कि वो रियलिटी नहीं थी, ना वर्स्ट वाला तुमको मिलता है ना तुमको बेस्ट वाला मिलता है। तो तुमको क्या मिलेगा? तो देखो, तुमको ये मिलेगा। तो जो एवरेज परफॉर्मिंग सेल्स रोल रहता है, जो मैंने नंबर बोला इस टाइप के पैकेज के साथ, 32 लाख CTC, 8 लाख फिक्स, तो रियलिस्टिक जो मंथली इन हैंड तुम्हारा होगा वो तुम्हारा इसके आसपास होगा। मतलब ये तो एग्जैक्ट मैंने नंबर ही दे दिया, बट हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो तुम ये मान सकते हो 62 से 65 के बीच में या 68 के बीच में। ये मैंने बोला ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो इस रेंज में तुम्हारा एक सैलरी हो सकता है, ठीक है। तुम अगर जानना चाहते हो एक राउंड फिगर नंबर, तो तुम 65 के अज्यूम करके चल सकते हो, 65 के अज्यूम करके चल सकते हो। ये तुम्हारा यही है, इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग है, टिपिकल बोनस स्ट्रक्चर वगैरह। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्चुअल अर्निंग्स कैन वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वही चीज़ है सेल्स वाला, स्पेसिफिक कंपनी पॉलिसीज़ एंड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनसेशन पैकेज। तो ये चीज़ मैंने लिखा है लास्ट में। तो ये क्यों लिखा है मैंने? तो देखो, ये वाला मैं पॉइंट बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने। तो देखो, ये जो कंपनसेशन पैकेज है, तो तुम लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। मान लो कि एक एक्स कंपनी आती है, तो वो टायर 2 में थोड़ा सा कम पैकेज ऑफ़र करती है और टायर 1 में थोड़ा सा ज़्यादा पैकेज ऑफ़र करती है। तो मान लो यही रोल, यही सेम रोल, देखो ये जो रिलेशनशिप मैनेजर वाला रोल है ये आईएम्स में भी आती है, ठीक है, आईएम्स में भी आती है। तो वहाँ ये फिक्स्ड 8 लाख नहीं देंगी, वहाँ ये फिक्स्ड क्या कर देंगी, वहाँ ये फिक्स कर देंगी 15 लाख, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारा 8 से 10 ही रहता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा था, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन पैकेज। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इनका फिक्स रहेगा 15, तुम्हारा है 8 से 10, तो यहाँ ये डिफरेंस आने लगता है। और हाँ, ऐसा होता है क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर यार बहुत कॉमन रोल है और बहुत सारी बैंक्स ले जाती है और आईएम्स में भी आती है, ठीक है ना। तो तुम्हारा लमसम मंथली इन हैंड ये रहेगा जब तुम इस तरह का पैकेज पे बात करते हो। तो हाँ, जो आईएम्स वाला है जिसका 15 फिक्स्ड है, वहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर निकलेगा, ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर निकलेगा। हाँ, तो ये वाली चीज़ थी। अब ये डेटा मैंने कहाँ से निकाला है? तो ये डेटा मैंने यार एम्बिशन बॉक्स, सैलरी एक्सप्लोरर और ग्लासडोर से निकाला है, ठीक है। तो हाँ, लमसम तुमको इतना मिलता है। अब एक और चीज़ है कि देखो, हाउ विल बी द वर्क लाइफ। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ पे, तो हाउ विल बी द वर्क लाइफ। तो देखो, नो सैटरडे संडे ऑफ, ये इस रोल में तुमको सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलता है। ये सैटरडे संडे ऑफ वाला मेरे को लगता है एमएनसी में कल्चर है, एमएनसीज में ही कल्चर है ये सैटरडे संडे ऑफ वाला। बट एक चीज़ और है, तुमको जो लीव है तुमको होली और दिवाली पे लीव मिलती है, बट एमएनसीज में ये नहीं मिलता। जैसे अभी होली थी तो इन लोगों की छुट्टी होगी, ठीक है ना, बट हमारी छुट्टी नहीं थी। एमएनसीज में छुट्टी नहीं रहता होली वगैरह का। तो हाँ, तो लीव्स के पार्ट पे अगर हम बात करें, अगर हम लीव्स के पार्ट पे बात करें तो चीज़ें बराबर हो जाती है, चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर एक चीज़ है, पब्लिक डीलिंग कैन बी हेक्टिक। एमएनसीज में देखो पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं होता, पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं होता, जाओ अपना काम करो, घर वापस आओ, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत करता है क्योंकि पब्लिक डीलिंग आ जाता है। वही चीज़, किसको एफडी खुलवाना है, किसी को आरडी खुलवाना है, किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है, बहुत सारी चीज़ें, किसी को पासबुक में एंट्री करवाना है, यार ये सब चीज़ बहुत हेक्टिक होता है, ठीक है। लोग समझते भी नहीं है। आजकल डिजिटल वाला मतलब एरा है, ठीक है, डिजिटल वाला एरा है। बट पुराने जो जनरेशन है वो नहीं समझते, उनको वही पुराना चीज़ चाहिए, वो तुम्हारे पास बैंक में आएंगे ही, तो तुम उनको नहीं भगा सकते हो, ठीक है ना, उनको तुम भगा ही नहीं सकते हो। तो ये वाला चीज़ मुझे दिक्कत लगता है थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग वाले में, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट द प्रोबेशन। प्रोबेशन मैंने बता दिया, एमएनसीज़ में बहुत ईजी होता है, मतलब एमएनसीज़ में बहुत ईजी होता है। यहाँ पे तुम अपना प्रॉपर काम ख़त्म करते हो 6 मंथ का। क्या देखते हैं ये, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है ये देख लेते हैं, काम कैसा करते हो, बस वो सब देखते हैं, ठीक है। बट तुम्हारा जो इस टाइप का रोल है सेल्स वाला, यहाँ पे तुमको ऑब्वियसली एक टारगेट मिलेगा, जो मैंने बताया था एक बैंक का, वहाँ पे 8 करोड़ का था, ठीक है। तो ये दिक्कत है। बट एक प्लस पॉइंट भी है, देखो हर चीज़ नेगेटिव नहीं होता, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों होता है। तो पॉजिटिव साइड क्या है, तुमको यहाँ पे चांसेस है कि तुम्हारी पोस्टिंग टायर 2 सिटी में हो सकती है, यहाँ पे चांसेस है कि तुम्हारी पोस्टिंग टायर 2 सिटी में हो सकती है। तो तुम बोलोगे यार कि ये अच्छा कैसे है, तुम बोलोगे ये अच्छा कैसे है, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा पैसा बचेगा, तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचेगा।
मान लो कि तुम्हारी सैलरी है 60,000, ठीक है, 60,000, ये सैलरी है तुम्हारा टायर 2 सिटी में, और तुम्हारा सैलरी है किसी जगह पे 75,000, मान लो 75,000, ये तुम्हारा है टायर 1 में, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, इस तरह में। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाउस रेंट ज़्यादा रहता है, फूड का एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है, यहाँ पे ये पैसा बचता है, ठीक है ना। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ, मुझे मेरा भी पता है और मैंने उससे भी पूछा उसका। तो हाँ, यहाँ पे तुम्हारा पैसा बचता है थोड़ा सा, और यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होगा। तो वही वाली चीज़ है। मैं एक बार और समराइज़ कर दूँ, थोड़ा सा स्क्रीन गंदा हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि जो तुम्हारा टायर 2 सिटी रहता है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अफोर्डेबल रहता है। बट जो टायर 1 सिटी रहता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड रहता है। तो यहाँ पे तुम अगर 75 कमाते हो और यहाँ पे अगर तुम 60 ही कमाते हो तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाता है। प्लस टायर 2 सिटी में यार थोड़ा सा सुकून है, क्यों, ट्रैफिक कम है, चीज़ें महंगी कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तुम्हारा पैसा थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कम है, मतलब कहीं घूमने जाना हो तो ट्रैफिक कम है, पैसा कम लगता है। तो ये थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट भी है, ये प्लस पॉइंट भी है, ठीक है ना। और टायर 1 सिटी में ये बहुत दिक्कत है यार, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, गुड़गांव में तो खैर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका तो सोचना ही नहीं है वो चीज़। तो मुझे समझ नहीं आता यार, 10 करोड़, 15-15 करोड़ का फ्लैट बिक कैसे रहा है, मतलब यार इतना पॉल्यूशन में रहेगा कौन। तो वही वाली चीज़ है, बेंगलोर में हर चीज़ बेटर है। देखो बेंगलोर में इतना भीड़ क्यों है, बेंगलोर में इतना भीड़ इसीलिए है क्योंकि बेंगलोर बेटर है, हर चीज़ में बेंगलोर बेटर है। क्राइम नहीं है, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्राउड तो चलो गुड़गांव में थोड़ा कम है, बट मुंबई में बहुत ज़्यादा है और बेंगलोर में भी बढ़ रहा है क्राउड। क्यों बढ़ रहा है क्राउड, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ चीज़ नेगेटिव है ही नहीं बेंगलोर में, बेंगलोर में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, और नए लोग आते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से बेंगलोर में भीड़ बढ़ गई है। तो कंपेयर टू गुड़गांव और ये सब जगह बेंगलोर थोड़ा सा बेटर माना जाता है। पुणे भी सही है, मुंबई से मैंने बेटर सुना है पुणे, क्योंकि पुणे भी अभी उतना क्राउडेड एरिया नहीं है पुणे, ऐसा मैंने सुना है। चीज़ें फ्लैट्स वगैरह उतना एक्सपेंसिव नहीं है अभी। तो हाँ ये चीज़ है। तो हम लोग कहाँ पे थे, कहने का मतलब ये था कि पैसा थोड़ा सा तुम्हारा बच जाता है जब इस तरह की पोस्टिंग तुम्हारी होती है, तो पैसा यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा बच जाता है। तो ठीक है, ये प्लस पॉइंट तो है ही। उसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जब जिन लोगों का प्लेसमेंट हुआ इस टाइप की कंपनीज़ में, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछने लगे कि अब क्या होगा, अब मान लो कि मैं सेल्स करता हूँ तो मैं कैसे स्विच करूँगा, तो क्या पॉसिबल होता है। तो या ऑब्वियसली पॉसिबल होता है, ऑब्वियसली पॉसिबल होता है। मैं तुम लोग को एग्जांपल ही दे देता हूँ। तो देखो एक लड़का था HDFC बैंक में, ठीक है, मेरे सीनियर बैच का। तो उसको मे बी पसंद नहीं आ रहा हो रोल या जो भी हो, तो वो अभी आ गया है HSBC में रेफरल लेके, ठीक है। एक बंदा और था, वो शायद HDFC या ICICI में था, किसी में, मेरे सीनियर से सीनियर बैच का, ठीक है। तो वो स्विच करके चला गया था 1 साल बाद मॉर्गन स्टैनली में, ठीक है। तो स्विच वगैरह हो जाता है, कोई इसका इशू नहीं है। कोई रेफरल कर दे, रेफरल दे दे, या तुमको कोई फिर तुम भी अप्लाई कर सकते हो, तुम भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ स्विच बहुत ईजिली हो जाता है यार, ये सब का लोड नहीं है, स्विच बहुत ईजी हो जाता है। बट हाँ अभी मान लो कि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और तुमको ये वाला रोल मिल गया है, तो ठीक है ले लो, ऐसा भी कोई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है, ठीक है ना। बट मेरा ये था कि मैं इस 32 लाख से 8 लाख को डिकोड कर दूँ एक बार, और क्या काम रहता है उस तरीके की चीज़ को बता दूँ। हाँ रिलेशनशिप मैनेजर का होगा क्या, मैं बता देता हूँ। देखो रिलेशनशिप मैनेजर में तुम किसी भी फाइनेंशियल फॉर्म में रह सकते हो, ठीक है ना। रिलेशनशिप मैनेजर वाला रोल तुमको NBFC वगैरह में भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो तुमको रिलेशनशिप मैनेजर में एक क्लाइंट मिलेगा और तुमको उस क्लाइंट को सेल्स पुश करना है, ठीक है। बट डेप्यूटी मैनेजर में क्या होता है,
डिप्यूटी मैनेजर में तुम बैंक का बिजनेस देखते हो, ठीक है ना, बैंक का बिजनेस देखते हो। यहाँ पे सेल्स तुमको मतलब कस्टमर पे पुश करने को मिलेगा, ठीक है ना, कस्टमर पे पुश करने को मिलेगा, लोन्स वगैरह। यहाँ पे तुमको क्लाइंट मिलेंगे, यहाँ पे तुमको कस्टमर मिलेगा, ठीक है। ये क्लाइंट्स में भी HNI हो, कोई बड़ा बड़ा क्लाइंट हो, उनका तुमको देखना हो तो वो चीज़ है। उनको अगर तुम सेल्स पुश करोगे तो तुम्हारा कमीशन जो बैठेगा वो तुम्हारा कमीशन रहेगा, जो फिक्स्ड है वो तो है, बट हाँ कमीशन भी रहता है। अगर तुम ढंग से काम करते हो तो तुम्हारा कमीशन बहुत हाई चला जाता है, तो वो तुम्हारे सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। कौन सा ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड है, तो हमेशा ये रिलेशनशिप मैनेजर ही रहेगा। डेप्यूटी मैनेजर भी सेल्स बेस्ड रहता है बट उतना नहीं रहता, बट तुम्हारा RM रिलेशनशिप मैनेजर ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा सेल्स बेस्ड रहता है। तो वही वाली चीज़ है। तो स्विच वगैरह कर सकते हो। किसी को ऐसा कंसर्न हो कि नहीं मैं मुझे मन नहीं है मैं ले लूँ तो क्या मैं स्विच कर पाऊँगा, करियर कैसे होगा, तो हाँ स्विच वगैरह ईजिली हो जाता है, इसका कोई लोड नहीं है। तो यार वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा मेरे को लगता है हो गया है, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा, तो अभी जो हाइक्स वगैरह मिला है, ऑब्वियसली मार्च ख़त्म होने वाला है ना, हाइक्स क्या मिला, बोनस क्या मिला, और भी एम्प्लॉयज़ को कैसा मिला है, मुझे क्या मिला है, तुम लोगों को कैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस ये सब चीज़ पे बात करेंगे, किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना बोनस मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे डिसाइड करेंगे। वीडियो ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका है और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, 2 बजने वाला है। तो किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स। मैं ज़्यादा बोलता नहीं यार कि लाइक वगैरह करो, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एफर्ट लगता है ना। रात में यार 2 बज चुका है, ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, तो अभी मैं एडिट करूँगा और फिर मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ठीक है, पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बाकी थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।